हाजिर खिदमत। सबसे पहले बात पुलवामा की करते हैं, जहां पर आज एसआईयू की जानिब से एक छापामारी हुई है और इस दौरान छापामारी नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो आज सीज की गई है एसआईयू की जानिब से पुलवामा के आरीगाम इलाके के अंदर। दरअसल इशफाक अहमद नामी एक शख्स के वालिद के नाम पर यह प्रॉपर्टी है जिसे एसआईयू ने आज सीज किया है अपनी कार्रवाई के दौरान। माना जा रहा है कि इशफाक अहमद नामी शख्स जो अभी भी जेर हिरासत है, ठीक एक साल कबल तकरीबन उसके बाग में एक आईडी पाई गई थी जिसे फिर पुलिस और फौज ने डिफ्यूज किया था। लेकिन उस मामले की जब पुलिस ने तहकीकात की है, ये पुलिस का दावा है कि उस तहकीकात के दौरान उन्होंने मज़कूरा शख्स ने इशफाक अहमद को मुलविस पाया, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी उसके बाद कार्रवाई जब हुई उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में एक साल के बाद तकरीबन आज ये अटैचमेंट नोट्स जो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये यूएपीए के तहत की गई है। यानी उसी बाग को जहां पर ये आईडी पाई गई थी, उसी बाग को आज एसआईयू ने एक नोटिफिकेशन के तहत, एक ऑर्डर के तहत अटैच किया है। 7 कनाल 7 मरला मेवा बाग है और इसे यूएपीए के तहत मुंसलिक किया गया है। आपको बताते चले कि मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल या मुलविस बिलवास्ता बिलावास्ता जो भी लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां बड़ी तेज हो रही हैं। और 7 कनाल 7 मरले की ये जो जमीन है अंडर खसरा नंबर 207 इस इलाके के अंदर, जो कि इशफाक अहमद के वालिद के नाम पर है, उसे आज एसआईयू की जानिब से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से आज इससे अटैच किया गया है। एसआईयू के जानिब से आज चेरट आरीगाम में जो इशफाक अहमद वानी है उसकी जो यहाँ पे उसकी फादर की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे आज एसआईयू और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच किया है। हम आपको बताएं जो इशफाक अहमद वानी है पिछले साल एक आईडी केस के हवाले से वो अभी ज़ेर हिरासत है, अभी उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसी केस के सिलसिले में आज जो ये प्रॉपर्टी है इशफाक अहमद की जो वालिद है उसकी जो ये प्रॉपर्टी है 7 कनाल 7 मरला, ये यहाँ पे चेरट आरीगाम में, इसको आज यहाँ पे एसआईयू ने अटैच किया है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं जो जहाँ पे बोर्ड चस्पान किया गया है, इस पे यही भी लिखा गया है कि जो इसका ऑनर है ना इसको वो ट्रांसफ़र किसी को कर सकता है, ना ही लीज पे दे सकता है और ना ही इसी को कोई इसको खरीद सकता है। यही वो आर्चर्ड लैंड है 7 कनाल 7 मरला जिसको फ़िलहाल एसआईयू ने अटैच। पुलवामा के बाद बात करते हैं डोडा के जिला डोडा के बदरवा में आग के एक होलनाक वारदात में करीबन 7 रिहायशी मकान, एक होटल, एक रेस्टोरेंट नजर आतिश हुए हैं। आज सुबह एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई जिसने अनफन में भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद कई रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमला, मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में 7 रिहायशी मकान, एक रेस्टोरेंट, एक होटल खाकस्तर हुए हैं, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। आग मुतासरी ने फायर सर्विस अमले पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब तक फायर सर्विस अमला यहां पहुंचा आग ने काफी नुकसान किया था और अगरचे ये वक्त पर पहुंचते तो इतना माली नुकसान नहीं होता। उन्होंने अब इंतजामिया से इमदाद की भी अपील की है, लेकिन मकामी लोगों के अंदर फायर सर्विस को लेकर और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर खासी नाराजगी पाई जा रही थी। ये कोई 3:30 बजे आग स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी, तो जब हम इधर 4 बजे हमें भी पता चल गया तो फायर सर्विस के पास भी गए थे, लेकिन लगभग वो आधा घंटा लेट हो गए। तो जब वो लेट हो गए तो इधर फायर सर्विस एक गाड़ी आई, उसमें पानी ही नहीं था, एक में थोड़ा सा पानी था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद में जनरेटर लिया नीचे दरिया में, तो जनरेटर में पेट्रोल ही नहीं था। फिर लोगों ने उनको पेट्रोल दे के, तेल दे के फिर उन्हें स्टार्ट किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारे लोग, हमारा भाईचारा है, सभी लोग आए, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे मिल के हमने पानी शानी डाला, आदों को बाहर निकाला,
तो उसके बाद तो जब तक ये सारा ख़त्म हो गया फिर उनने फायर सर्विस ने काम किया, लेकिन फायर सर्विस के साथ साथ इधर के लोग थे, बाकी इधर कोई आया नहीं। तो ये इनकी नालायकी है, अगर ये पहले पहुंचे होते, अगर फर्स्ट पहले तो इसी घर में आग लगी थी तो इतना नुकसान। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ब्रदर तो वो आग में फंसे हुए थे। तो फिर मैंने बस ये जो पता नहीं क्या ओढ़ के, तो मैंने सोचा कि मैं अब जाऊंगा आग में ही उनको निकालूंगा। तो ऐसा हुआ कि लेकिन तब तक वो एक वरांडे तक आ गया, तो उनको फिर हमने वरांडे से मैंने खींचा और मेरी मिसेस ने तो उन बच्चों को निकाला मुश्किल से। बस इतना ही टाइम मिला है हमें। तो तब तक यहाँ से आग देख रहा हूँ कि आग ज़्यादा तेज़ हो, तब तक थोड़ी सी थी कि वही सिर्फ फंस गए थे एक। मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता मैं एक कहूँगा कि ये आग इतनी नहीं फैलती अगर फायर ब्रिगेड वालों ने इन टाइम ये काम किया होता। 1.5 घंटे तक आग लगने के बाद भी मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं निकाले, इसीलिए कि मैंने सोचा था आग पे काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी उनको पेट्रोल उसमें, हालांकि हमारे बिल्कुल मकान के साथ नाला बहता है, पानी की कोई कमी नहीं थी। जनरेटर उन्होंने लिया, कोई 20 मिनट उसने काम किया, उसके बाद उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सलकियारा सुरंग में गुज़श्ता 5 दिनों से फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। दिल्ली से आगर मशीन को पहुंचाया गया। हिंदुस्तानी फजाई के 3 खुसूसी तैयारे 25 टन वजनी मशीनों को लेकर यहां पहुंचे हैं। इन मशीनों की मदद से हर घंटे 5 मीटर तक मलबा निकाला जा रहा है ताकि 900 mm का पाइप दूसरी तरफ पहुंचाया जा सके। फजाई के हरकुलिस तैयारे के जरिए 3 खेपों में लाई गई आगर मशीन को चिनियाल स्टोर हवाई अड्डे पर उतारा गया। इस मशीन को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मौके पर पहुंचा गया। नई दिल्ली के हिंदन एयरबेस से नई मशीन के पुर्जाजात लेकर फजाई का पहला हरकुलिस तैयारा एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद मशीन के पुर्जों को ट्रक के जरिए सलकियार टनल तक पहुंचाया गया। राहत और बचाव मिशन के इंचार्ज कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि अमेरिका में बनाई गई जैक एंड पुश अर्थ आगर मशीन बहुत जदीद है जो बहुत तेजी से काम करेगी। अब मिलिट्री ऑपरेशन टीम भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है। इसके साथ साथ फजाया और फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की खुसूसी टीमों की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की एक रेस्क्यू कंपनी से राब्ता किया। कुछ अरसा कबल इसी कंपनी ने थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को बचाया था। रेस्क्यू टीम ने नॉर्वे की NGI एजेंसी से राब्ता भी किया ताकि सुरंग के अंदर ऑपरेशन के लिए तजावीज हासिल की जा सके। इसके अलावा सुरंग के अंदर ऑपरेशन चलाने वाले इंडियन रेलवेज, RVNL, राइट्स और अरकान के माहिरीन से भी तजावीज ली जा रही है। इधर उत्तराकाशी टनल हादसे के हवाले से मरकजी वजीर जनरल VK सिंह ने कहा है कि हमारे लोग 2 किलोमीटर के फासले पर फंसे हुए हैं। इस खला में रोशनी है और हम खुराक और पानी बेच रहे हैं। हमारी तरजीह उन्हें जल्द से जल्द बचाना है, इसके लिए तमाम इदारे कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नई मशीन काम कर रही है जिसकी ताकत और रफ्तार पुरानी मशीन से बेहतर है। हमारी कोशिश है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। हम बैनुल-अक़वामी माहिरीन की भी मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इनसे बात की और उनके हौसले बुलंद हैं। वो जानते हैं कि हुकूमत उन्हें बचाने के लिए काम कर रही है। हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हों। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सबको किए जा रहे। इस लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं
सब के सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला, आपका भी उसमें शामिल है। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई हज कमेटी के रुकन मौलवी अशरफ ने इल्जाम लगाया है कि हज कमेटी किसी भी मसले से निपटने के लिए शिफाफ निजाम को अपनाने में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मेंबरान हैं उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार और मुस्तहिक हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुदाखलत करें और हज कमेटी में होने वाले फसादात को बेनकाब करें। इनको शफाफियत से गारजी नहीं, इसलिए वो मिनट्स में वो पॉइंट्स मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो कुछ वहाँ पे काम वगैरह होते हैं, चाहे ठेका जात वगैरह, वो टेंडरिंग पे अगर हो जाती और सबको इंफॉर्मेशन मिलती तो अच्छा रहता। वहाँ पे कौन सा काम हो जाता है हमें आज तक पता नहीं होती, इसलिए हमें अपना जो हज कमेटी जो है, हमें अपना प्रोटोकॉल भी आज तक पता नहीं चला कि हम है क्या और हमारा जो काम है वो है क्या, वो हमें आज तक पता नहीं चली, एक्सेप्ट ये कि कभी चाय पीना वहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी जो चाहे चेयरपर्सन है वो अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। क्या नहीं, इसमें शफाफियत आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने हमें सिलेक्ट किया है तो हमारी तरफ से लोगों को फायदा आना चाहिए, वरना हमारा वहाँ रहने का क्या फायदा है, क्योंकि हम लोगों को धोखा क्यों देंगे अगर हमारे से उनसे कोई मदद नहीं हो सकती। लास्ट टाइम अगर आपको पता होगी, मैं पूरे वो हुजाज किराम भी कह सकते हैं, उनके वो बजाज खुद वो मतलब 24 आवर्स में उनके कंटेक्ट में था ज्यूरिंग हज, जितने 40 दिन थे या ज्यूरिंग ट्रेनिंग मैं खुद 4-5 स्पॉटों पे गया, शुपियान गया हूँ, अनंतनाग देखा है कि ये बहुत बड़ा एक माफिया वहाँ। इधर हाजन सोनावारी के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात को कम करने के मकसद से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने बांडीपुरा जिला के हाजन अस्पताल में एक आई केयर मेडिकल कैंप कम आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान आंखों की देखभाल से मुतल्लिक मसाइल को तिबी राय के जरिए हल किया गया और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जानिब से मुफ्त इलाज भी किया गया। हाजन इलाके के मुख्तलिफ देहातों के सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया, जबकि कैंप के इफ्तारी दिन 11 मरीजों के ऑपरेशन किए गए हैं। ये कैंप इलाके के वसी तर फायदे के लिए अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजन डॉक्टर इदरीस ने लोगों से अपील की है कि वो कैंप से इस्तेफादा करें और ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीजों की मुफ्त सर्जरी भी की जाएगी। प्रॉब्लम जाल वाल तो ये ओतर यूर चेकअप कर ट्रीटमेंट फ्री तो तमें पे सर्जरी कर ये सोरे फ्री ऑफ कॉस्ट तो बाकी कौन सा गई सिर्फ टेस्टन वारिया दूर इम्ब्रो कर पटना प्राइवेट कर वारिया फायदा वारिया। ये कैंप अभी पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो जब तक पेशेंट्स हम जो हमारा बैकलॉग है पूरे हाजन ब्लॉक का, जब तक वो खत्म नहीं होता है, डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्शंस है कि तब तक ये कैंप यहाँ पे रहेगा और जितने भी लोगों को फायदा हम पहुंचा सकते हैं उतने लोगों को हम फायदा देंगे। हमारे कल पहला दिन था, पहले सर्जरीज हुए, कल हमारे 11 सर्जरीज हुई हैं। आज के लिए भी शेड्यूल है, पेशेंट आए हुए हैं, आज भी सर्जरी होगी। जिसको भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए और मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त
जम्मू के मकामी लोगों ने आज स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहरी ने सरकार से अपील की कि वो रिवायती मीटर के हिसाब से सार्फिन से फीस वसूल करें। उनका कहना था कि वो गरीब आबादी है और वो बिजली की ज्यादा बिल भी अदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इलाके के अंदर स्मार्ट बिजली मीटर नस्ब करने के फैसले को वापस लें। हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। तो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, डिजिटल मीटर से लोग बहुत खुश हैं। जिस बात से जनता नहीं खुश है, आप वो काम क्यों जनता के साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? हम एलजी साहब से एक ही अपील करेंगे कि यहाँ पे से स्मार्ट मीटर उठाएं। स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। हम एक ही अपील करते हैं कि आप बड़े शांति तरीके से जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इनको बंद करें यहाँ से, और यहाँ से कृपया करके स्मार्ट मीटर उठा के ले जाएं। यूपी में लगाएं जाकर अहमदाबाद में लगाएं, गुजरात में लगाएं, उसके बाद जम्मू में। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। एक दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, दूसरे दिन नहीं लगी तो उसके दिन के लिए सोचना पड़ता। फ्लड कंट्रोल सब डिवीजन कुकरनाग ने आज छापा कार्रवाई के दौरान नाला ब्रिंगी यानी कांडीवारा के मकाम पर गैर कानूनी तौर पर रेत, पत्थर, बजरी निकालने वाले कई ट्रैक्टरों को मौके पर ही जब्त किया और इनके खिलाफ चालान भी किया है और इस मौके पर जुर्माना भी वसूल किया गया। वाज़ेह रहे कि कई दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन मुत्तरिक हो चुकी है इस इलाके के अंदर और इस ज़िम्न में सब डिवीजन कुकरनाग ने छापामार कार्रवाई शुरू की और इस मौके पर महकमा हज़ा के तमाम मुलाजमीन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन कुकरनाग मोहम्मद सईद मीर भी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि ऐसी जो इलीगल एक्सट्रैक्शन है वो कई एक जगहों पर जारी है और बाज लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ज्वालजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर एक्सट्रैक्शन करते हैं उन्हें पुष्ट पनाही हासिल है। न सिर्फ इतना बल्कि बाज इलाकों के अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जहां जहां लोगों को सैंक्शन की गई है अपनी साइट्स, वहां पर भी जो जिस कायदे के तहत उन्हें वहां पर काम करना है वहां पर उस कायदे की खिलाफ वर्जी हो रही है और मुत्तलिकीन यानी मुत्तलका डिपार्टमेंट इस पर खामोश तमाशाई बना बैठा है। आज का जो ड्राइव है, पिछली बार एसडीएम साहब को ये शिकायत मौसूल हुई है कि ब्रिंगी नाले में कांडीवारा के मकाम पे जो भी इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है इसके बारे में हमें रिपोर्ट तलब की है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट मुद्दू किया गया है मगर हमारे डिपार्टमेंट से तुरंत एक्शन, कल हमें रसी हुई है ये लेटर है तो आज हमने तुरंत एक्शन कर दिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 5, 6 के करीब हमने ट्रैक्टर पकड़े हैं। उनको मौके पे हमने चालान भी किया है और इनको वारन भी किया है कि आगे से ऐसा काम न करना। खबर त्राल की कस्बा त्राल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सयाहती मकाम शिकारगाह त्राल इंतजामिया ने लाखों रुपए की लागत से हांगुल ब्रीडिंग सेंटर के साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए कई खूबसूरत हट्स यहां बनाई थी, लेकिन कई साल गुजर गए और आज भी ये हट्स खस्ताहाली के शिकार हुए हैं क्योंकि महकमा ने इनको नजरअंदाज किया है, जिससे मकामी लोगों में नाराजगी और मायूसी पाई जा रही है। इधर लोगों ने इस सिलसिले में इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। वाज़ेह रही कि कई माह पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऐलान किया था कि वादी के कई इलाकों को सयाहती नक्शे पे लाया गया है जिसमें शिकारगाह भी शामिल था, लेकिन अभी तक इस सेहत अफजा मकाम पर कोई काम नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक अगर इस जगह को बढ़ावा दिया जाएगा, फरोग दिया जाएगा तो यहाँ पर पूरे मुल्क के सयाह घूमने के लिए आ सकते हैं और ये सयाहत के लिए एक बड़ा मरकज भी बन सकता है। पिछली बार जो ऐलान किया गया था कि जो शिकारगाह और पान्यर और आरीपल और नारस्तान को टूरिज्म में लिया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उनको एक्टिवेट किया है और उसको टूरिज्म के नक्शे में लाया है, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखें कि यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्ट की गई है, यहाँ पर कुछ हट्स बनाई गई हैं, लेकिन ये हट्स यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ग्राउंड पर जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ इसकी तरफ तवज्जो दी जाए
اور اس کو ایک اہم سیاحتی مقام بنایا جائے, پریکٹیکلی سیاحتی مقام بنایا جائے, تاکہ لوگ ہیں نیشنل لیول سے بھی اور اسٹیٹ لیول سے بھی, اور بچے بوڑھے اور خواتین بھی اور اسٹوڈنٹ بھی. ناظرین, ابھی تک کے خبرنامے میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.